आ गई चुनाव की घड़ी। चुनाव आयोग ने रांची का दौरा किया, झारखंड का दौरा किया, तमाम आला अधिकारियों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की। सबने अपनी अपनी बात रखी और चुनाव आयोग ने सबके मन की सुनी और अंत में कहा कि महाराष्ट्र के दौरे के बाद चुनाव की घोषणा कर देंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 या 8 अक्टूबर तक झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 नवंबर के बाद की तिथि होगी। 3 चरणों में चुनाव के होने की बात आ रही है। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है चुनाव आयोग के साथ, फिर करेंगे अतिथियों से भी चर्चा और पूछेंगे सत्ता से भी सवाल। उन्माद फैलाने वाले नेताओं को प्रचार से रोका जाए, कांग्रेस का कहना है। जेएमएम ने की त्योहार बाद चुनाव कराने की मांग। ईडी आईटी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक। पोस्ट मास्टर जनरल सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ भी बैठक। राज्य के आला अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। मंगलवार को भी चुनाव आयोग की टीम ने की मैराथन बैठक। जिला निर्वाचन अधिकारियों, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों, कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। रांची, खूंटी, चतरा और लातेहार में अफीम की खेती रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश। कलाकारों को मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल करने के निर्देश। सीमावर्ती जिलों में चौकसी बरतने का पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। इस बार मतदान प्रतिशत में अपेक्षा से अधिक वृद्धि करने के निर्देश। बोकारो और धनबाद के शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश। अधिक से अधिक लोकल इन्फ्लुएंसर को चुनाव एम्बेसडर के रूप में जोड़ने की बात। झारखंड में जल्द बजेगी चुनावी डुगडुगी। और प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या करेंगे ये भी बताया, अभी हमारी वेबसाइट पे है। आप कहेंगे तो हम यहाँ भी एक कॉपी बंटवा देंगे। ईच पॉइंट यू विल गेट टू नो कि किसमें क्या कहा गया। उसके बाद हमने सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसीज, एसपीज के साथ मीटिंग की। सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार। सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी गई। प्रशासन को ये भी कहा गया है कि अभी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चलेगा। कुछ उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, कुछ उनके ऊपर काउंटर आरोप लगाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पे अडिग रहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, ना आरोपों से डरना है, ना कोई गलती करनी है। कोई भी गलत आरोप लगाए जाएंगे उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल हम लोग कमीशन देख के बात करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैविली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने
बातें आपने सुनी मुख्य चुनाव आयुक्त की, झारखंड को लेकर उन्होंने बातें कही। टेरर को लेकर बात है, कहीं ना कहीं दहशत को लेकर बात है, नक्सल को लेकर बात है, कहीं ना कहीं अगर बात करें अफीम की, अफीम को लेकर बात है, चरस की खेती को लेकर बात है, अफीम की खेती को, मतदाताओं को अफीम के नशे से भरगलाने क्या इनपुट मिला है, शायद जिसको देखते हुए अफीम की खेती पर कार्रवाई के विशेष निर्देश दिए गए हैं। पैसे की बात हो या फिर मतदाताओं को रुझाने की बात हो, रिझाने की बात हो। रुक करते अपने सहयोगियों का एक बार। हमारे साथ शहनवाज जुड़े हुए हैं, रुचि हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है और मनोज जुड़े हुए हैं। रुचि के साथ हमारे शशांक भी दिख रहे हैं। रुचि बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार शहनवाज से शुरुआत करता हूं। शहनवाज, इलेक्शन कमीशन का दौरा होता है, करीब करीब मुहर लग गई है, चुनाव की घड़ी अब झारखंड में आ गई है, लेकिन कई निर्देश जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। वोटर प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष हिदायतें देखने को मिल रही हैं और अफीम की खेती पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त बोलकर चले गए। अफीम की खेती राज्य सरकार का मुद्दा है, कई सालों से लंबित है। क्या अभी भी अफीम की खेती पर लगाम नहीं कसा जा पा रहा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। 2 प्राइम फोकस एरिया उन्होंने डेवलप करके दे दिया डिस्कशन के लिए हम लोगों को। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि झारखंड में पैसे का इन्फ्लक्स बहुत है। मतलब आप समझ सकते हैं, इशारा वही आलमगीर आलम के ओएसडी के घर से मिले हुए जो पैसे थे वो लोकसभा चुनाव में उसको जोड़ दिया गया था, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी घटना पैसे की बरामदगी से जुड़ी हुई होगी उसको चुनाव के उस पैसे से जोड़ दिया जाता है। तो जाहिर है उन्होंने कहा कि झारखंड में मनी का बड़ा इन्फ्लक्स रहता है, आप अलर्ट रहिए। आपका मतलब पुलिस सिस्टम को उन्होंने अलर्ट किया है। इसके अलावा अफीम के बारे में उन्होंने कहा विशेष रूप से कि चतरा और जो आसपास के कुछ जो जिले हैं, खूंटी वगैरह हैं, वहाँ उसको रोकिए, उसको बंद कीजिए, किसी भी तरह से कोई प्रभावित न कर सके। एक चीज़ छोड़ दी उन्होंने, वो थी इलिसिट लीकर, शराब के बारे में उन्होंने नहीं कहा। शराब भी बड़े पैमाने पर पकड़ाती थी और बड़े पैमाने पर डोडा, अफीम वगैरह 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 लोकसभा चुनाव के दौरान पकड़ाए थे, पैसे पकड़ाए थे। वो सब उनकी बातों का रिफ्लेक्शन उसमें मौजूद था। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से हुई मुलाकात, उनकी जो डिमांड्स हैं उनके बारे में भी बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया और कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सबको प्लेइंग लेवल फील्ड देने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर किसी को भी यह महसूस होता है किसी व्यक्ति या खास करके सरकार में जुड़ा हुआ कोई अधिकारी अगर किसी को परेशान करता हुआ दिखा तो बहुत हेवीली वी विल कम डाउन, ऐसा उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर के साफ साफ निर्देश उन्होंने दे दिया है। मतदाता जागरूकता के लिए उन्होंने विशेष पॉइंट्स बताए हैं कि लोकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कोई खिलाड़ी लोकल है, चाहे वो तीरंदाजी से जुड़ा हुआ हो, चाहे हॉकी से जुड़ा हुआ हो, चाहे कलाकार है कोई, चाहे वो सोहराई पेंटिंग है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मतदाताओं को घर से बूथ तक लाने में किया जाए। कुछ ज़िलों का नाम भी है, इसमें बोकारो भी शामिल है, वो उनके बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ टर्नआउट बहुत स्लो होता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के कब चुनाव होगा, यही सवाल भी हमने उनके सामने पूछा। तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, हम हमेशा से तैयार हैं। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में पोलिंग है कल, उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र का दौरा अभी बाकी है चुनाव आयोग का, महाराष्ट्र का दौरा हो जाएगा। उसके बाद फिर दोनों साथ में अगर चुनाव कराने का मूड होता है तो उसके बारे में बातचीत हो जाएगी। बस ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा है। ये बहुत बेहतर बात है शहनवाज की आयोग भी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी तमाम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। बात अलग है कि जब चुनाव आयोग के साथ बैठक होती है तो वहां कहा जाता है थोड़ा समय लिया जाता है, त्योहारों के बाद की बात होती है, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं तो दावा करते हैं कि किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। बने रहिएगा शहनवाज। रुचि भी हमारे साथ है, मेहमान है हमारे साथ शशांक राज भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से। रुचि, चुनाव आयोग की बैठक समाप्त हो गई, 2 दिन का दौरा खत्म हुआ, तमाम आला अधिकारियों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ बैठक हो गई। अब बैठक के बाद चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के पोलिंग की बात कर रहा है और महाराष्ट्र के दौरे की बात है। महाराष्ट्र के दौरे के तुरंत बाद झारखंड में चुनावों की घोषणा हो जाएगी। कितनी तैयार है भाजपा, कितनी तैयार है भारतीय जनता युवा मोर्चा चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनौतियां कई हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ।
हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए चुनाव की तैयारी, हालांकि तारीखों का ऐलान होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बीजेपी भी पीछे नहीं है और युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा क्या कहती है, चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, चूंकि जल्द ही डुगडुगी बजने वाली है? शशांक जी बिल्कुल, झारखंड और महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव होने वाला है और पूरे प्रदेश के युवाओं में एक अलग ऊर्जा है, क्योंकि चुनाव होगा, हर कोई पार्टिसिपेट करेगा अलग अलग तरीके से। और पूरे प्रदेश के युवा, चूंकि एक रोजगार एक बड़ी समस्या है इस प्रदेश में, उसको लेकर तैयार हैं कि हम किस प्रकार से जल्द विधानसभा चुनाव का घोषणा हो और उस घोषणा होने के बाद हम किस प्रकार से मैक्सिमम लोग जाके बूथ तक जाके ईवीएम का किस प्रकार से प्रयोग करके वोटिंग कर सकें, इसको लेकर पूरे प्रदेश के युवा तैयार हैं। और लगातार युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के युवाओं के बीच जाने का काम कर रहा है। अभी हमारा परिवर्तन यात्रा चल रहा है, पूरे प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी लोग परिवर्तन रथ के साथ हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को भी बता रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं झारखंड तक पहुंचाने का काम किया है, और साथ ही प्रदेश सरकार की जो विफलताएं हैं, जो उनका कमिटमेंट था और जो डिलीवरी नहीं कर पाए हैं पूरे प्रदेश की जनता को लेकर, उसको लेकर भी हम गांव-गांव जा रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं, बूथ जा रहे हैं, मंडल जा रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि इस प्रदेश सरकार की क्या क्या विफलताएं हैं, इन्होंने क्या कमिटमेंट किया था 19 में और 24 आते तक इनका डिलीवरी कितना दूर तक पहुंचा है। इन सबको चीजों को लेकर हम लोग अभी परिवर्तन यात्रा में हैं। परिवर्तन यात्रा जैसे खत्म होगा, अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, अलग अलग हर मोर्चा अपना अपना कार्यक्रम करेगा, पार्टी भी अलग अलग तरीके। उम्मीद है परिवर्तन ला पाएंगे? बिल्कुल श्योर है। इस पूरे प्रदेश का युवा जितना ऊर्जा में है, उत्साह में है, 100% आप लिख के रख लीजिए कि 2024 में झारखंड में पुनः परिवर्तन आने वाला है और पुनः यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने वाली है। रुचि 2019 के चुनावों की अगर बात करें, विधानसभा चुनावों की, 28 रिजर्व सीटों में से 26 रिजर्व सीटें भाजपा को गंवानी पड़ी, 2 सीटें हाथ में आई। उसके बाद बात करें लोकसभा चुनाव की 5 रिजर्व सीटें हारनी पड़ी। आदिवासियों की सीटों पर हार का मतलब है, रिजर्व सीटों पर हार का मतलब है कि आदिवासी जनता के बीच तक भाजपा के आदिवासी नेता अपनी पैठ नहीं बना पा रहे, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे या उन तक संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे। क्या कारण मानते हैं शशांक राज इसका? बिल्कुल शशांक जी, देखिए पिछली बार अगर जो रिजर्व सीटें थी 28 में से 2 ही आपकी झोली में आ पाई। इस बार क्या लगता है, अगर हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए, उसमें भी 5 रिजर्व सीट को आप लोगों ने खो दिया है, तो इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार हमारे लोग पहले से हर गांव जा रहे हैं और सरकार की विफलताओं को बताने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ हत्याएं हुई है, रेप की घटनाएं हुई है, तो इससे पूरा जो हमारे आदिवासी बहनें हैं, आदिवासी माँ हैं, वो सभी लोग आक्रोशित हैं और हम हर सीट पर जा रहे हैं, चाहे वो रिजर्व सीट हो चाहे अनरिजर्व सीट हो। रिजर्व सीट पर बार बार लोग भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन इस बार आप तय रखिए कि इस बार जो हमारी रिजर्व सीट होगी उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और इसलिए हम लोग पूरी कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में स्थापित होगी। और जो पूरे प्रदेश का जनता चाह रहा है, जो मूड बोल रहा है, वो हेमंत सोरेन का सत्ता डोल रहा है। इसलिए पूरा प्रदेश का मूड एक ही है कि परिवर्तन लाना है, अब नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे इस प्रदेश की सरकार को। चलिए, रिपीट कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी की बातों को कि न सहेंगे न कहेंगे, इस बार बदल कर रहेंगे और मूड बोल रहा है, इसलिए सत्ता डोल रहा है। शशांक जी, कितना सत्ता डोल पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कई योजनाओं के माध्यम से सरकार जो है जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ये कह रही है कि आदिवासी विरोधी नीति जो है विपक्षी पार्टी अपना रही है और आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रयास कर रही है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी कौन है, आज मधु कोड़ा जी कौन है, आज चंपई सोरेन जी कौन है, आज अर्जुन मुंडा जी कौन है। इस प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा ट्राइबल लीडरशिप है और बार बार जो हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि आदिवासी को हटाने का काम कर रहे हैं, आखिर इस प्रदेश में बाबूलाल जी भी मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रदेश में अर्जुन मुंडा जी भी बने हैं और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब हम ट्राइबल लीडरशिप देने का इस प्रदेश में काम किए हैं। और आज अलग अलग तरह के मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आई है तो मुख्यमंत्री जी अपने पत्नी के संग यात्रा कर रहे हैं, उनकी पत्नी मैया सम्मान यात्रा कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में आप पूछिएगा, जब वहां जाइएगा, कल भी हमारे पास कई वीडियोज आए हैं गढ़वा के, तो जब वहां 3-3 मंत्री बैठे हैं उसके बाद भी वहां कुर्सियां खाली हैं।
तो लोग नदारद हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में कहीं से भी पीछे नहीं हट रही है। सरकार ने सरकारी चिट्ठी जारी कर दिया है कि मैया सम्मान यात्रा होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम है, ये सरकार का कार्यक्रम है। ये स्पष्ट करना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, क्योंकि वो जा रहे हैं सरकारी खर्चे पर वहां पट्टा पहन रहे हैं जेएमएम का, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस प्रदेश के मुखिया को इसका जवाब देना चाहिए कि सरकारी खर्चे पर आप किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए अभिषेक, ये है युवा मोर्चा। रुचि, सवाल अभी कई है। शशांक से आग्रह कीजिए थोड़ी देर हमारे साथ और बने रहे, हमारे साथ शहनवाज भी बने हुए हैं। पहले आपको और शशांक को दिखाते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि सत्ता के गलियारे में सत्ता से सवाल भी गूंज रहे हैं। सत्ता से कई सवाल है। अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, रोजगार को लेकर जो घोषणाएं की थी हेमंत सरकार ने सत्ता में आने के लिए, सत्ता से सवाल को लेकर हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए। ग्राफिक दिखाइए सत्ता से सवाल का एक बार। सत्ता के गलियारे में जब भी चुनावी डुगडुगी बजने की बात होगी, चुनावी डंका बजने की बात होगी, तो एक चीज तो तय है कि सत्ता से सवाल खड़े होंगे और सत्ता से सवाल करना ही पत्रकारिता का पहला धर्म है, जिसका पालन किया जा रहा है। सत्ता के लिए सियासी गलियारे में कई सवाल गूंज रहे हैं। कुछ सवाल हमने उठाए हैं जो आपके सामने ला रहे हैं। देखिए क्या है सत्ता से सवाल हमारा। झारखंड में चुनावी डंका बजने से पूर्व सियासी गलियारे में गूंज रहे सत्ता से सवाल। हेमंत सोरेन ने की थी 2019 के चुनावी एजेंडे में स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने की कोशिश। आज भी स्थानीयता का मुद्दा पेंडुलम बनकर लटका हुआ। खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक का मामला भी अधर में। झारखंड से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता जैसे नियमों को लागू करने का प्रयास सिफर। हेमंत सरकार के लिए विधानसभा चुनाव 2024 में रोजगार बनेगी सबसे बड़ी चुनौती। हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा सरना धर्म कोड, मॉब लिंचिंग निषेध विधेयक आदि का लागू होना अभी बाकी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के नाम पर खूब वोट बटोरे वर्तमान सरकार ने। पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने का आश्वासन टूटा। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का दावा भी फेल। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण कब मिलेगा? पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की बात। शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा फेल। सिदो कान्हो, फूलो झानो समेत कई शहीद परिवारों को आज भी इंसाफ की आस। घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं की घोषणा पर कब बनेगा कानून? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। कई सवाल हैं जिनके जवाब अपेक्षित हैं लेकिन उपेक्षित हैं। जवाब चाहिए लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। जो योजनाएं पूरी हो रही हैं, धरातल पर आ रही हैं, उन योजनाओं की तो बात हो रही है, लेकिन जिन योजनाओं पर काम ही नहीं हुआ, खासतौर पर शहीदों के वंशजों को लेकर, उन योजनाओं पर क्या कहे साहब? जिसने लड़कर अपनी जान दे दी, जिसने अपने खून से झारखंड की मिट्टी को सींचा, क्या उनका खून इसी तरह जाया जाएगा? एक बार फिर रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ रुचि और शशांक राज बने हुए हैं, साथ ही शहनवाज भी बने हुए हैं। पहले शहनवाज के पास एक बार आते हैं। शहनवाज, सरकार ने कई घोषणाएं की थी चुनाव में आने के लिए, और सत्ता से सवाल करना चुनावी घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मुद्दा बनकर उभर कर सामने आ रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और स्थानीयता का है। राज्य सरकार स्थानीयता के नीति को लागू करने में पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार के पाले में डालकर जो मामला सिर्फ एक चिट्ठी से जारी हो सकता था, उस मामले को केंद्र सरकार के पाले में 9वीं अनुसूची में डालने के नाम पर आज तक पेंडुलम बनाकर रखा गया है। बेशक ये बात तो बिल्कुल सही लगती है कि सरकार ने जो जो वादे किए थे, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा बहाना है कोविड का। 2 साल हमारे कोविड में निकल गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा वक्त मिला, तो फिर उनका कहना हो सकता है कि उनको गिरफ्तारी और वो तमाम तरह की सो कॉल्ड जो साजिशें हैं, उनके खिलाफ जो कहते हैं कि सो कॉल्ड साजिशें हैं, उन पर वो समय ज़्यादा उनको मिला नहीं कि वो बहुत कुछ कर पाते। लेकिन जो खास करके झारखंड के लिए जो अपने बलिदान करने वाले लोग हैं, उनकी बलिदान का कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर हम भगवान बिरसा मुंडा की वंशजों की बात करें तो वो भी एक आध नौकरी के लिए तरस रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके जो गांव के लोग हैं वो हंसते हैं। वो सिर्फ
इस तरह से इसको देखते हैं कि कोई आया है, आकर के सिर्फ अपना कैमरा चमकाएगा, अपने आप का वीडियो बनवाएगा और यहाँ से चला जाएगा। जो कुछ होता है ढाक के तीन पात, वो बिरसा मुंडा के वर्षा जी कल भी उपेक्षित थे, कल भी गरीब थे और आज भी वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कोई बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि झारखंड का एयरपोर्ट हो, झारखंड का म्यूज़ियम हो, चाहे झारखंड के स्कूल हो, चाहे झारखंड का कॉलेज हो, तमाम चीज़ें उनके फॉरफादर के नाम पर चलाई जाती हैं और उनको एक पैसा उसका रॉयल्टी मिलता नहीं है। तो कुल मिलाकर के वाकई जो बहुत सारी चीज़ें अनएड्रेस्ड रह गई हैं वो चुनाव के मौके पर अब याद आएंगी और जब याद आएंगी तो हम लोग फिर उसको ज़रूर उठाएंगे, चाहे उसको किसी को भला लगता है चाहे किसी को बुरा लगता है। लेकिन अब समय आ गया है जब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। अब मुझे लगता है कि एक एक करके सरकार से तमाम चीज़ों का हिसाब लेना पड़ेगा और उसकी शुरुआत अब हो गई है। जी बिल्कुल शाहनवाज, जैसे जैसे बातें याद आती जाएंगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना के जो 1000 रुपए खाते में जा रहे हैं महिलाओं के, ये अच्छी बात है कि अभी चुनाव की तारीखों में थोड़ी देर हो रही है, कम से कम अक्टूबर का पैसा भी महिलाओं को चला जाएगा। बने रहिएगा शाहनवाज। एक बार फिर रुचि और जुड़ते हैं शशांक राज से। रुचि, कल हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकार की अगर नीयत साफ है तो एक बार में 60,000 रुपए डाल दे मैया के सम्मान खाते में। आपने वादा किया था कि मैया को पैसे देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे, उसके अलावा आपने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी। सारे वादे तोड़कर चुनाव से 2 महीने पहले मैया सम्मान योजना जारी किया गया है। मैया को 1,000 रुपया हर मैया के खाते में जा रहे हैं, लेकिन कई जगह से हमें शिकायतें आ रही हैं कि पैसे जा ही नहीं रहे हैं। आंकड़े कागज पर ही चलेंगे या खातों में जा रहे हैं, यह तो अब जांच का विषय बन गया। भाजपा इसको कैसे देखती है? 60,000 रुपए एक बार में डालने का आग्रह कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। क्या लगता है कि झामुमो और कांग्रेस चुनाव के पहले फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए कल जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिर्फ 2,000 रुपए ही क्यों, यानी कि 1,000 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए मिलते हैं तो 2,000 रुपए ही क्यों, 60,000 रुपए क्यों नहीं। कल असम के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो दे और कई मैनिफेस्टो में कई वादे थे, रोजगार को लेकर के हो या महिला सुरक्षा को लेकर के हो। तो किस रूप में देख रहे हैं जो सरकार मैया सम्मान यात्रा या मैया योजना के तहत राशि दे रही है? देखिए, जेएमएम ने कुल 144 कमिटमेंट किया था 2019 के चुनाव में और 144 कमिटमेंट में उनका 20 कमिटमेंट भी 5 साल पूरा होने के बाद इस राज्य की जनता को नहीं मिला है। इन्होंने ही कहा था कि हम 72,000 रुपया सालाना गरीब परिवारों को देंगे। वो 72,000 रुपया 5 साल में आप कैलकुलेट करेंगे वो पैसा कहाँ गया। इन्होंने ही कहा कि हम हर अनुमंडल स्तर पर महिला महाविद्यालय की स्थापना करेंगे। वो महिला महाविद्यालय कहाँ गया। इन्होंने ही कहा कि हम महिला बैंक की स्थापना करेंगे, कोई भी महिला जाएगी अपना आधार कार्ड दिखाएगी 50,000 रुपया ऋण मिलेगा। वो महिला बैंक कहाँ गया। तो मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट था और जो डिलीवरी है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इनका ही कमिटमेंट था कि हम 5,000 रुपया ग्रेजुएशन के छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 7,000 रुपया पीजी के छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो कमिटमेंट कहाँ गया? पूरे प्रदेश के एक भी युवाओं के अकाउंट में बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 1 रुपया भी नहीं आया। तो मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट और डिलीवरी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए पूरे राज्य का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो मुख्यमंत्री जी को सलाह ऐसा कौन देता है नहीं पता। एक डिजिटल इमरजेंसी अभी 2 दिन हम लोगों ने पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश में जो आर्थिक नुकसान हुआ है 2 दिन में डिजिटल इमरजेंसी की वजह से, आखिर उसका जवाब कौन देगा। तो मुख्यमंत्री जी जो कथनी है और जो करनी है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री जी का आप 144 वादा निकाल लीजिए, उनका निश्चय पत्र निकाल लीजिए, उसमें साफ साफ आपको पूरे प्रदेश की जनता देखेगी कि इनको जो कहना है था और जो करना किया है इन लोगों ने उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि इन लोगों ने लिखा था उस समय कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, लेकिन सरकार तो लोगों ने बदला लेकिन पूरे प्रदेश की जनता को अधिकार नहीं मिला। पूरा प्रदेश धिक्कार कर रहा है इस सरकार को, क्योंकि उनके कमिटमेंट और उनके डिलीवरी में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए एक सवाल तो बनता भी है बीजेपी से, चूंकि बीजेपी भी मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और 150 ऐसे पॉइंट्स होंगे, यानी कि 140 से 150 पॉइंट्स होंगे। क्या बीजेपी अगर सरकार आती है तो उन वादों को पूरा करेगी? जी बिल्कुल,
कल इस प्रदेश के चुनाव के प्रभारी आदरणीय शिवराज जी ने कहा है कि जो इस प्रदेश में 2.87 लाख जो सरकारी भर्तियां खाली हैं, उस भर्तियों को हम जब सत्ता में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आएगी तो हम उस भर्तियों को भरने का काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तोहफा इस पूरे प्रदेश के युवाओं को कल शिवराज जी ने देने का काम किया है। कि शिवराज जी ने मन से कमिटमेंट किया है कि हम पूरे प्रदेश में जो सरकारी रिक्तियां हैं 2.87 लाख, उसको भरने का हम लोग काम करेंगे और पूरे प्रदेश के युवा कल से खुश हैं। और जो सीजीएल के एग्जाम को लेकर एक कियोस्क पूरे प्रदेश में क्रिएट हुआ है, आज हम देखेंगे कि अलग अलग जगह से जब वीडियोस जारी हो रही है तो कई सारा लूज फॉल्स पता चल रहा है कि आखिर इंटरनेट बंद क्यों किया गया था। अपने किए पर केवल और केवल ढक्कन लगाने के लिए इन लोगों ने इंटरनेट बंद किया था कि इन लोग के तरफ से जो लगातार अव्यवस्था हो रही है उसको किस प्रकार से छुपाया जा सके। लेकिन ये आज के समय डिजिटल दुनिया है, ये छुपने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश के युवा आप जब सोशल मीडिया में जाएंगे तो देखेंगे अलग अलग वीडियोस जारी हो रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि 2019 का जो सेंट्रल सीजीएल का जो क्वेश्चन पेपर था, जो सेंट्रल केंद्र सरकार ने जो सीजीएल लिया था, उसी क्वेश्चन पेपर का हूबहू 20 क्वेश्चन इन लोगों ने कॉपी पेस्ट करने का काम किया। तो इनकी जो जेएसएससी की जो एजेंसीज है जो परीक्षा ले रही है, वो लोग कॉपी पेस्ट की एजेंसी बन चुके हैं। ये मोटी रकम उनको देते हैं परीक्षा आयोजन कराने के लिए, लेकिन ये लोग उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी इनको नहीं पता। ये केवल और केवल सेंट्रल का जो कॉपी पेस्ट है उसको इन लोगों ने उतारने का इस सीजीएल की परीक्षा में काम किया। रुचि मेरे दो सवाल हैं। रुचि, शशांक से मेरे दो सवाल हैं। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोराबादी मैदान में रैली का आह्वान किया था। निश्चित तौर पर रैली को सफल माना जाना चाहिए, क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज नेताओं में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर दिया गया। भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं पर, चाहे वो दीपक प्रकाश हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद संजय सेठ हो, कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया। लेकिन इसमें जो हम लोगों ने महसूस किया, कैमरे की नजरों ने जो देखा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा तो एग्रेसिव रहा, आगे रहा, कुछ नेता भी आगे रहे। कई नेता भारतीय जनता पार्टी में अब ऐसे हो गए हैं जिनके कुर्ते की क्रीच भी नहीं टूटी थी, और ऐसे लोग ही ऊंचे ओहदों पर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये लोग जनता को साधेंगे, उनके बीच जाएंगे? बिल्कुल शशांक, देखिए सवाल ये है कि आप हाल ही में आक्रोश रैली का आयोजन जो है आप लोगों की तरफ से किया गया था। कई बड़े चेहरे दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ नेताजी जो है वो वैसे सक्रिय नहीं दिखे, लेकिन फिर भी उनका ओहदा जो है आज ऊंचा दिख रहा। देखिए, बिल्कुल हर लोग परिवर्तन यात्रा में, पार्टी के गांव-गांव जो जाने का यात्रा है, उस यात्रा में हर लोग है। और आक्रोश रैली हुआ क्यों था? आक्रोश रैली इस पूरे प्रदेश के युवा जो आक्रोशित हैं। आज आप नगर पालिका का रिजल्ट देखेंगे तो केवल रिजल्ट पेंडिंग है, सरकार उसका रिजल्ट नगर पालिका का नहीं दे पा रही। जेएसएससी जैसी संस्था, जेपीएससी का चेयरमैन का पद आज भी खाली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसको भरने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरेंगे तो उनको 11वीं और 13वीं जेपीएससी का रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी चूंकि हर चीज का इस प्रदेश में रेट चार्ट तय है, आप सर्कल ऑफिसर पास जाइएगा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का भी रेट चार्ट तय है। इस प्रदेश में नौकरी का भी रेट चार्ट तय है। इस प्रदेश में जेपीएससी चेयरमैन का भी रेट चार्ट तय है। तो पूरे प्रदेश में केवल और केवल रेट चार्ट तय है। जो रेट चार्ट के अकॉर्डिंग इनकी बोली लगाएगा वही उस पद पर जा पाएगा। इसलिए आज जेपीएससी के चेयरमैन का पद खाली है। तो युवा आक्रोश, पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित हैं। आप जिस जिले जाएंगे लोग धरने पर बैठे हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोग आंदोलनरत हैं, और केवल अपने अधिकार के लिए, क्योंकि पूरे प्रदेश का झारखंडी युवा सच में त्रस्त हो चुका है इस सरकार से, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार का सिस्टम ध्वस्त है, और इसलिए पूरे प्रदेश का युवा आक्रोशित है। और इसको लेकर युवा आक्रोश रैली हुआ था। जितने भी हमारे सांसद, विधायक, सभी बड़े नेता उस रैली में भाग लिए थे। सभी लोग आज परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, गांव-गांव, बूथ-बूथ जा रहे हैं, और हम अपनी योजनाओं बचाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही प्रदेश सरकार की विफलताओं को भी बताने का काम कर रहे हैं। चलिए, एफआईआर भी हुए, और वैसे एफआईआर हुए थे जो कुछ नेता उसमें उपस्थित भी। रुचि, सवाल अभी कई है शशांक से, शशांक से। निश्चित तौर पर उत्पाद विभाग में भी सिपाही बहाली में युवा मौत के आगोश में जा रहे हैं। 20 युवा अभी तक मारे जा चुके हैं। एक तो सवाल वो भी बनता है, चुनाव की घड़ी आ गई है, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे थे अपने सहयोगियों से, अपने अतिथि के साथ, चुनावी डंका बजने वाला है। 6 या 7 अक्टूबर मानकर चले कि जब नवरात्र का समय होता है उसी वक्त चुनावी डंका बजेगा, लेकिन चुनाव त्योहारों के बाद होगा। ये अब करीब करीब इस पर मुहर लग चुका है। तय समय में हो, तय समय से थोड़ा पहले हो, लेकिन झारखंड में चुनावी लहर नवंबर 15-20 के बाद से शुरू हो जाएगी, और फैसला
उंगली पर सरकार आपकी है, फैसला आपको करना है। एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर एक बार चर्चा शुरू करूंगा अपने सहयोगियों के साथ। झारखंड में जल्द बजेगी चुनावी डुगडुगी। 2 दिनों तक चुनाव आयोग की टीम ने की समीक्षा। हर विधानसभा सीट की तैयारियों की समीक्षा। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर फोकस। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। चुनाव आयोग की टीम ने रांची में 2 दिनों तक मैराथन बैठक की। मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर तैयारियों की समीक्षा हुई। प्रशासन की तैयारियों से चुनाव आयोग की टीम संतुष्ट नजर आई। तैयारियों के माध्यम से अभी जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कोई घटना या कोई किसी प्रकार की समस्या झारखंड से नहीं आई। प्रलोभन से दूर रहे अधिकारी। समीक्षा बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हर पार्टी को समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। डीएम, एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रलोभन से दूर रहें। को ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए। कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार। सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर फोकस। बॉर्डर्स सील किए जाएंगे। अफीम की खेती को रोकने का निर्देश। समीक्षा बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि रोजगार भयमुक्त और निष्पक्ष होनी चाहिए। झारखंड के बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे। बॉर्डर्स पर सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। चतरा, खूंटी और लातेहार में अफीम की खेती को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की टीम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। झारखंड के स्थानीय कला, संस्कृति, खेल, परंपरा आदि की मदद से वोट प्रतिशत बढ़ाने पर जोर देने का निर्देश दिया। ज्यादा से ज्यादा लोकल इन्फ्लुएंसर को चुनाव एम्बेसडर के रूप में जोड़ते हुए उनका बेहतर सहयोग प्राप्त करने का निर्देश दिया। कि झारखंड की जितनी भी बहुत ही बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स हर तरीके से बहुत ही जागृत जगह है, तो उनको कहा गया है कि जैसे अभी धान की फसल का समय शुरू हो रहा है कटने का, तो धान के आधार पर पिक्चर्स बना के सबको मोटिवेट करें। हॉकी के नाम पर करें, सारे नेशनल प्लेयर। सोमवार को चुनाव आयोग की टीम ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद ईडीआईटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों, पोस्टमास्टर जनरल, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। देर शाम आयोग की टीम ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली और जब चुनाव की बात चलेगी तो वोटर्स की भी बात चलेगी। 2.59 करोड़ वोटर्स हैं पूरे झारखंड में। अगर बात करें तो 2,59,00,000 वोटर्स बताए जा रहे हैं। इनमें 1,31,00,000 मतदाता पुरुष हैं और 1.28 करोड़ महिला मतदाता हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 1.14 लाख वोटर, 450 ट्रांसजेंडर भी शामिल। 20 से 29 साल के 66.48 लाख मतदाता। पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स यानी 18 से 19 साल के 11.05 लाख। झारखंड में 1845 वोटर्स की आयु 100 साल या उससे अधिक। पीवीटीजी वोटर्स की संख्या 1.78 लाख, 3.64 लाख दिव्यांग वोटर्स। 20,276 जगहों पर बनाए जाएंगे 29,562 मतदान केंद्र।
24,520 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे, 5,042 मतदान केंद्र शहरी। एक मतदान केंद्र पर औसतन 872 मतदाता अपने मताधिकार का करेगा प्रयोग। 1271 मतदान केंद्र का संचालन करेंगी महिलाएं। 139 बूथ की जिम्मेदारी युवा मतदान कर्मियों को दी गई है। मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी। हेल्प डेस्क, वोटर सहायता केंद्र, पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी, शेड उपलब्ध रहेंगे। 2.59 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी के कवरेज की भी व्यवस्था की जाएगी। हर गतिविधि पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। रुक करते एक बार अपने सहयोगियों का, हमारे साथ रुचि, शाहनवाज और मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज का रुक करते एक बार। मनोज, इस बार के चुनाव में अगर हम ध्यान दें तो कोल्हान पर हर दल की नजर है। कोल्हान से भाजपा का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ हो गया था। एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से 2019 के चुनाव में बाहर कर दी गई थी। 11 सीटों पर जेएमएम का कब्जा, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीटें निर्दलीय सरयू राय लेकर चले गए थे। हालांकि अब वो जदयू में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस बार कोल्हान का समीकरण कुछ बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। अगर सीटों की बात करें तो जगन्नाथपुर सीट को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर कोड़ा दंपति का वर्चस्व रहा है। वैसे ही सरायकेला सीट को ध्यान से देखें तो चंपाई सोरेन का वर्चस्व रहा है और चंपाई सोरेन अब जेएमएम छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। चुनाव की घड़ी आ चुकी है। कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन की भी बड़ी परीक्षा है। भाजपा के शीर्ष नेता उन पर काफी विश्वास कर रहे हैं। मनोज, अब इस बार का जो चुनाव होगा वो 2019 के चुनाव से परे होगा, क्योंकि कोल्हान जो है पिछली बार साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उसका बदला लेने को लेकर अपने पूरे तरफ से दमखम लगा चुकी है। दमखम यूं कि वोटरों तक कैसे पहुंचे, वोटर को राज्य सरकार की योजना लोगों तक बताए कि आखिर क्या छलावा हुआ है आपके साथ, और जो अभी सरकार कर रही है उससे फायदा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ चंपाई सोरेन एक बड़ा बैट्समैन मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कोल्हान नहीं पूरे झारखंड के लिए। तो निश्चित तौर पे इस बार का जो चुनाव होगा, जो बैट्समैन गए वो चंपाई सोरेन गए जो टाइगर हैं, और टाइगर का जो खेल होगा वो खेल सिर्फ कोल्हान ही नहीं संथाल में भी बिगड़ेगा और संथाल के साथ साथ पूरे झारखंड पे असर पड़ेगा। क्योंकि अभी जिस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने अपना रुख किया था, उस समय से लेकर अब तक दिन प्रतिदिन वोटरों की संख्या और वोटरों का रुझान जो है वो भाजपा की तरफ बढ़ता जा रहा है। यूं कहें कि लगता है कि पूरा कोल्हान जो है कि चुनावी माहौल में है। जिस चौक चौराहे पर अगर आप खड़े हों वहां पर सिर्फ चुनाव की बात होती है। जब चुनाव का आचार संहिता लगता है तब ये देखने को और सुनने को मिलता था, लेकिन उससे पहले दिख रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने जो माहौल तैयार किया, चंपाई सोरेन ने जो माहौल तैयार किया, वो माहौल यहाँ पर कोल्हान में देखने को मिल रहा है। युवा इनके साथ हैं, जब इनकी रैली निकलती है तो युवाओं की भीड़ रहती है। महिलाएं जो आधी आबादी की बात करते हैं, जब ये नेता सड़क पे निकलता है तो गांव के बाहर महिलाएं खड़ी रहती है। हमने देखा है कई गांवों का ये प्रमाण है। तो आप समझिए कि अगर कार्यक्रम हो तो भीड़। पिछले दिन प्रधानमंत्री आए थे, बड़ी बारिश, तूफान, और तूफान को चिरते जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहाँ की जनता भी प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए उतने ही लालायित थी, और छाता हो या ना हो लेकिन लाइन लगकर पहुंची। तो आप समझिए कि कोल्हान में जो एक भले ही चुनावी डुगडुगी अब बजने में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोल्हान पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। हर जगह सिर्फ चुनाव की बात, हर जगह प्रत्याशी कैसा हो, तो वो चल रहा है। और इस बार जो है परिवर्तन दिखेगा, परिवर्तन यात्रा भी चल रहा है और परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि चंपाई सोरेन ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब 11+ की बात करें, अब 11 से नीचे की बात नहीं करें। अगर 11+ होगा तो आंकड़ा कहता है कि जमशेदपुर पूर्वी बीजेपी का रहा है, जमशेदपुर पश्चिमी हर 5 साल में परिवर्तन किया है। और दूसरी तरफ जब सरायकेला की बात करें तो चंपाई सोरेन उस 2014 में मोदी लहर में नहीं हारे, और 2024 का चुनाव है और खुद बीजेपी में है। क्योंकि सरायकेला में अगर वोटर के परसेंटेज देखें तो जो शहरी इलाका है, आदितपुर की बात करें, गमरिया की बात करें, सरायकेला मुख्य शहर की बात करें, तो यहाँ बीजेपी का कोर वोटर है, तो वो उनका फायदा मिलेगा। और उनका अफड़ा वोटर जो राजनगर में है वो उनका फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पे ये 3 सीट दिख रहा है। दूसरी तरफ जुगसलाई की बात करें
तो वहां बीजेपी और आजसू की लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई थी, तो इस बार बीजेपी और आजसू साथ है, तो आजसू मारेगा, यानी भारतीय जनता एनडीए गठबंधन वहां से अपना सीट ले लेगी। दूसरी तरफ घाटशिला की बात करें तो घाटशिला इस बार जो है पूरा परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि घाटशिला में जिस प्रत्याशी को दिया जाएगा, अगर युवा प्रत्याशी हुआ तो निश्चित तौर पे वहां पे परिवर्तन दिखेगा। तो तमाम ऐसे, जगन्नाथपुर की बात कर ले जहां कोरा दंपति है, तो कहीं ना कहीं पूरे कोल्हान की बात करें या उसके बाद ईचागढ़ की बात कर ले तो ईचागढ़ में महतो वोटर फैक्टर होता है। और इस बार जो है कि आजसू वहां पर दावा ठोक रही है, बीजेपी का वो सीट रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रत्याशी उतारा जाएगा वो वहां पर जातीय समीकरण का प्रत्याशी होगा, तो निश्चित तौर पे वहां पर एनडीए गठबंधन के मनोज देखिए, सीटों की जब शेयरिंग होगी तो जातीय समीकरण से लेकर आंकड़ों से लेकर तमाम तरीके की बातें होंगी। बने रहिएगा मनोज और रुचि हमारे साथ। एक बार सहनवाज का रुख करते। सहनवाज, आज चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। क्या झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस चुनाव के लिए फिलहाल तैयार है? झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक हुई थी। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, मतदाता सूची पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में संथाल में 6 जिलों के डीसी ने हलफनामा दायर कर दिया कि संथाल में घुसपैठ ही नहीं हुआ है। उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। अब तो हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट को मिसगाइड कर रही है, चीट कर रही है। शहनवाज, मुख्य चुनाव आयुक्त ने और उन्होंने पुलिस के तैयारियों के बारे में संतोष भी जताया, और उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव की मिसाल भी दी, और उन्होंने कहा कि पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक भी ड्रॉप ब्लड का नहीं गिरा था। इस बात का सबूत है कि झारखंड पुलिस चुनाव के लिए अभी भी तैयार है, ऑलवेज तैयार रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, ये बात उन्होंने कही। लेकिन साथ में ये भी कहा कि अफीम से होशियार रहे, मनी इन्फ्लक्स से होशियार रहे, तमाम अलग अलग दूसरे टाइप के प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रलोभनों से भी सावधान रहें। ये सब कुछ अलर्ट किया उन्होंने, और साथ में ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो मतदाता सूची के बारे में भी उन्होंने कहा, मतदाता सूची में बहुत सारी त्रुटियों के बारे में भी कंप्लेन पॉलिटिकल पार्टी ने की है, वो सब भी उन्होंने कहा, और कहा कि सारे कंप्लेंट हमारे पास आ गए हैं। बूथ के मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ सवाल वहाँ पर उन्होंने उठाए हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कवरेज होती है मतदान केंद्रों की, उसमें 100% कवरेज होनी चाहिए सीसीटीवी की। उन्होंने कहा कि इसको सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो वीवीपैट की जो पर्ची रहती है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने, विपक्ष के जो लोगों ने डिमांड की कि हम अगर चाहें तो उसको गिन सकें, या हमारे सामने उसकी गिनती हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये भी मुख्य चुनाव आयोग ने मान लिया और कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ख्वाहिश आपकी है, अगर ऐसे आपकी इच्छा ऐसी है तो हम उसको भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका जो मूड बता रहा था कि वो निष्पक्ष चुनाव के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है, बिल्कुल हर निष्पक्ष तरह की मांग पूरी करने के लिए तैयार। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव के लिए हर कुछ करने को तैयार है, और निष्पक्ष चुनाव ही ये देश चाहता है, ये राज्य भी चाहता है, क्योंकि इस राज्य को बहुत ज्यादा निष्पक्ष चुनाव की जरूरत है। जिस स्थिति में यह राज्य है और खजानों की जो हालत है और उसके बाद योजनाओं की जो ताबड़तोड़ बरसात हो रही है। एक बार रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर INDIA गठबंधन की बात करें तो मुझे लगता है कि महुआ मांझी ये पहली सदस्य हो गई हैं जिनका फोन अब आने लगा है जिनके तरफ से, और मोबाइल पर सबको कॉल जा रहा है कि महुआ जी को समर्थन दीजिए। हालांकि महुआ मांझी अभी राज्यसभा की सांसद है, चुनाव में खड़ी होंगी कि नहीं होंगी, रांची विधानसभा की सीट जेएमएम लेगी या कांग्रेस लेगी, लेकिन अगर INDA गठबंधन को देखते हैं रांची विधानसभा क्षेत्र में तो जेएमएम तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। रांची विधानसभा में क्षेत्र में अगर कोई नजर आता है तो कांग्रेस नजर आता है गठबंधन से। हर चाहे वो किसी भी तरीके के जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, जनता से जुड़ी हुई सभा हो या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो, कांग्रेस वहां पर नजर आती है। झामुमो नजर नहीं आता, लेकिन सीट हर बार झामुमो के खाते में जाती है। और अभी तो मुख्य चुनाव आयुक्त आए हैं, आजकल 2 दिन का दौरा हुआ है, इसके पहले से महुआ मांझी जी का राज्यसभा सांसद जी के यहां से फोन आने लगे हैं। ये पॉलिटिकल प्रेशर सीट शेयरिंग में कितना उचित होगा, क्योंकि कांग्रेस, महानगर कांग्रेस भी दावा ठोक रही है रांची विधानसभा सीट पर। रुचि,
बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन की भी बात की जाए तो जेएमएम अपने आप को बड़ा भाई की भूमिका में बता रही थी। यानी कि कांग्रेस ने जो सीटों पर दावेदारी की थी उसमें जेएमएम का रिएक्शन था, यानी कि जेएमएम का स्टेटमेंट था कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही निर्णय लेगी। तो वैसे ही विधानसभा चुनाव को देखें तो अगर राज्यसभा सांसद महुआ माझी के यहाँ से किन्हीं को फोन जा रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि इस बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो दावेदारी है वो रांची विधानसभा सीट के लिए दिख रही है। भले ही सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय ना हुआ हो कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, रांची विधानसभा सीट से कौन लड़ेगा, भले ही कांग्रेस अपनी तैयारी कर ले, लेकिन एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रबल दावेदारी जो है वो पहले से ही दिखने लगी है। तो कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग से पहले ही अपनी उधर राजद की बात कर ले, राष्ट्रीय जनता दल की, तो वो सीटों पर दावेदारी कई सीटों पर दावेदारी दिखा रही है। सवाल ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा बहुत अनबन होता है, लेकिन ये तो देखिएगा ना कि उस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कौन है। अगर रांची विधानसभा सीट की बात करें, आप भी फील्ड की पत्रकार हैं, जेएमएम का रांची विधानसभा सीट पर आपको क्या नजर आता है? क्या जेएमएम के लोग रांची विधानसभा सीट पर सक्रिय हैं? अगर यहां कोई दिखाई देता है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई देती है। रांची विधानसभा सीट की अगर बात करें तो चाहे महानगर कांग्रेस हो, चाहे या फिर वो जिला प्रदेश स्तरीय कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर दिखाई देती है। सीपी सिंह पिछले 5 बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में जेएमएम का इस सीट पर दावा करना कितना उचित नजर आता है आपको? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ही सक्रिय दिखी है। अगर इंडी गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें, सत्ता में सहयोगी दल के रूप में है कांग्रेस, और कांग्रेस की सक्रियता दिखती है। बीजेपी को अगर कोई टक्कर देने वाला दिखता है, यानी कि कोई नेताजी की ही बात कर लेते हैं, तो वो चाहे प्रदेश स्तर के हो या महानगर कांग्रेस की बात कर लें तो वो होते हैं। जेएमएम उतनी एक्टिव नहीं है रांची विधानसभा सीट में, लेकिन फिर भी देखिए दावेदारी जो है इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखा रही है। अब देखना होगा कि महुआ माझी को हरी झंडी अपनी पार्टी के तरफ से मिला है या ऐसे ही फोन कॉल कर रही है। पार्टी से हरी झंडी मिली होगी तभी फोन कॉल जा रहे होंगे। लेकिन देखिए, आपने सीपी सिंह का जिक्र किया तो रांची सीट देखिए बीजेपी दावेदारी करती है, और बीजेपी का कहना भी है कि कोर वोटर जो है वो बीजेपी के हैं। खास करके रांची विधानसभा की बात कर ले या हटिया की बात कर ले तो रांची विधानसभा में अभी भी बीजेपी का यही कहना है कि चाहे जेएमएम के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के हो, मात खानी पड़ेगी बीजेपी से। और देखिए, हालांकि एनडीए गठबंधन में, एनडीए खेमे में भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले, उन्होंने कहा कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बस घोषणा बाकी है और सबसे इनका जो सामंजस्य है वो स्थापित हो चुका है। तो देखिए, एनडीए की बात कर ले तो उसमें भी एलजेपी है, आजसू इस बार साथ मिलकर के बिल्कुल रुचि एनडीए की बात कर रहे तो एक बार बने रहिएगा रुचि। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, जमशेदपुर में सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद अब कहीं ना कहीं समीकरण बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। जो साफ नजर आ रहा है कि बन्ना गुप्ता को सीधी टक्कर देंगे जमशेदपुर पश्चिम तो सरयू राय, पूर्वी से फिर उम्मीदवारी किसकी होगी? जदयू और भाजपा के बीच सीटों का करार किस तरफ मुड़ेगा मनोज एनडीए में? देखिए, निश्चित तौर पे सरजू राय के जदयू में आने के बाद यहाँ का समीकरण जो है वो बड़ा समीकरण यूं कहें कि ट्विस्ट हो गया है, क्योंकि सरजू राय पूर्वी के विधायक हैं और वो चाहते हैं कि अभी फिलहाल वो दबाव पूर्वी पे है, लेकिन लड़ना है उनको पश्चिमी से, क्योंकि पूर्वी में ऑलरेडी बीजेपी का वो सीट रहा है और पश्चिमी भी बीजेपी का सीट रहा है, लेकिन अब जदयू आ गया है और सरजू राय एक बड़े लीडर है, कद्दावर लीडर है। तो अब कहीं न कहीं सरजू राय को खुश करने के लिए बीजेपी इतना भली कर सकती है कि जमशेदपुर पश्चिमी उनको दे सकती है, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिमी से वो विधायक भी रहे हैं, पहले उन्होंने उस क्षेत्र में काम भी किया है, और जमशेदपुर पूर्वी में अभी फिलहाल विधायक हैं, लेकिन वो बीजेपी का परंपरागत सीट रहा है, तो वहां निश्चित तौर पे बीजेपी का जो चेहरा होगा वो नया चेहरा होगा। और जमशेदपुर पश्चिमी में भले ही बीजेपी और जदयू से तालमेल हो चुका है, अगर सरजू राय आए तो जमशेदपुर पश्चिमी से आ सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि सरजू राय जो है कि इस सीट को भी बलि दें और कुछ और तरफ रुख कर ले, क्योंकि उनका रुझान जो एक चुनावी रुझान होता है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जमशेदपुर पश्चिमी में नहीं दिख रहा है। जमशेदपुर पूर्व के विधायक हैं तो जो प्रक्रिया चलता है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है कि निश्चित तौर पे पूर्वी में नया चेहरा होगा,
पश्चिमी में अगर सरजुग राय चुनाव लड़े तो ठीक है, नहीं तो इस इलाके से भी बीजेपी अपना नया चेहरा उतारेगी। और हो सकता है कि सरजुग राय जी को कोई दूसरे जगह जदयू जो है अपनी व्यवस्थाएं कर दें, या वो मान जाते हैं तो वो ये दोनों सीट छोड़ सकते हैं। लेकिन वो तो गर्भ में है कि कब होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो पश्चिमी से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे बन्ना गुप्ता के लिए काफी परेशानी होगी, क्योंकि पश्चिमी का इतिहास रहा है कि आप कितना भी काम कर लीजिए 5 साल के बाद जनता परिवर्तन कर देती है। मृगेंद्र प्रताप सिंह वो ऐसे लीडर जो लगातार जीतने वाले थे, लेकिन वो भी 5 साल पर, हर 5 साल पर परिवर्तन होता चला गया। सरजुग राय जी आए, 5 साल जीते, उसके बाद में बन्ना जी जीते। नहीं तो सरयू राय जी ने तो ठीक समय पर परिवर्तन का निर्णय लिया ना मनोज जी, ताकि परिवर्तन का निर्णय लेकर पूर्वी से लड़े, वहां से परिवर्तित हो जाते तो सीट गंवानी पड़ती। पूर्वी से लड़े तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को परास्त कर दिया और सीट पर दावा भी कर दिया। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी उस समय भाजपा को लेकर। लेकिन अब उसी खेमे में उसी एक ही कहते हैं कि शामियाने के नीचे अब सब मिलकर ताकत लगाने को तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी नजारा क्या होता है। चुनावी घड़ी आ गई है, चुनावी डंका कह लें, चुनावी डुगडुगी कह लें, बच चुकी है। अब 7 या 8 तारीख को घोषणा हो जाएगी कि झारखंड कब उंगली पर सरकार बनाएगा। बहुत धन्यवाद रुचि आपका, बहुत धन्यवाद मनोज आपका, बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।